चल जाए कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो उसके लिए हमें ये जो अनुपात हैं इनको हमें निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इसी पॉइंट के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, इसको हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सब की वैल्यूज को निकालते हैं। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो व्यापक रूप हमारा क्या होता था, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का। तो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इसका व्यापक रूप मुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा मुझे क्या होता था इसका व्यापक रूप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, कोई बताएगा? याद है किसी को? मैंने लास्ट क्लास में बताया था व्यापक रूप इसका क्या होता है। भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो युग्म है तो दो समीकरणें होंगी उसमें। दो समीकरणें हैं तो पहली समीकरण का व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और दूसरी वाली समीकरण क्या होती है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यही बताई थी। ये व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि आपको अपनी समीकरण को इसी रूप में लिखना है। ये जनरल फॉर्म है, जनरली हमें ऐसे ही लिखते हैं, जनरल फॉर्म। तभी हम, अगर हम अपनी समीकरणों को इस रूप में लिखेंगे तभी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज हमें मिल सकती है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे पता चलेंगे? जब आप अपनी समीकरणों को इस रूप में लिखोगे। ये रूप क्या कहता है कि बराबर के इस तरफ 0 होना चाहिए और बाकी सारे पद एक साथ होने चाहिए। ठीक है, बराबर के इस तरफ 0 होना चाहिए और बाकी सारे पद एक साथ होने चाहिए। दूसरी इक्वेशन को भी देखो, बराबर के इस तरफ 0 होना चाहिए और बाकी सारे पद एक साथ होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? व्यापक रूप कहते हैं। ये सभी को क्लियर है क्या? बताइए। ये सभी को क्लियर है? ये हमारा क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको यहां पर समझाऊं, तो अगर मेरे पास मान लो दो इक्वेशन मुझे दी है ना, मुझे कहा गया कि आप 3x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 और माइनस का 2x माइनस का y प्लस 5 बराबर 0। आप इसमें A1 A2 B1 B2 C1 और C2 की वैल्यू निकालो। तो सभी लोग निकालो, सबसे पहले A1 A2 की वैल्यू निकालो। सभी बच्चे निकालिए। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं बताओ? सबसे पहला स्टेप क्या है? 3 और 4। चार, चार कहां से आ गया भाई? अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये चेक करो कि क्या आपकी इक्वेशंस व्यापक रूप में है, क्या आपकी समीकरणें व्यापक रूप में है, यस और नो। पहला काम आपको यही देखना है, पहला काम आपको यही चेक करना है कि जो आपकी समीकरणें हैं वो व्यापक रूप में है या नहीं। व्यापक रूप में कैसे चेक करोगे? व्यापक रूप में चेक करने का मतलब है कि तीनों पद एक साथ हों और बराबर में 0 हो। ठीक है, तीनों पद एक साथ हों और बराबर में 0 हो। व्यापक रूप यही तो कहता है कि भाई x वाला पद, y वाला पद और अचर तीनों एक साथ आने चाहिए और बराबर में 0 आना चाहिए। तो ऐसा है क्या? ऐसा ही है। x वाला पद, y वाला पद और अचर तीनों एक साथ हैं और बराबर में 0 है। सेम, x वाला पद, y वाला पद और अचर तीनों एक साथ हैं और बराबर में 0 है। तो ये व्यापक रूप में है। ठीक है, पहला काम आपको यही करना है। आपको क्या चेक करना है कि जो समीकरणें आपको सॉल्व करने के लिए दी है क्या वो व्यापक रूप में है? तो ये व्यापक रूप में है। अब हम इनकी तुलना करेंगे। इनकी क्या करेंगे? तुलना। तुलना कैसे करते हैं? पहले वाली समीकरण की तुलना किससे होगी? पहले वाले की तुलना किससे होगी? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से।
दूसरे वाले की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, इनसे हम तुलना कर लेंगे। बताओ, यही बताया था लास्ट क्लास में कैसे तुलना करनी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना करूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना करूंगा। तो a1 कितना आएगा बताओ, a1 कितना आएगा? a1 क्या है? a1 वो है जो x के साथ है। a1 वो है जो x के साथ है, तो x के साथ कौन है? इसके नीचे देखो, a1 के नीचे कौन है? 3। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b1 क्या आएगा? b1 क्या आएगा? भाई सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे ये, क्योंकि आगे हमें ये सब निकालना है। ये सब चीजें हमें बार बार निकालनी पड़ेगी, तभी आगे की चीजें समझ में आएगी। अगर ये समझ में आएगा तो, ये अगर समझ में नहीं आया तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, b1 क्या है? b1 किसके साथ लिखा है? y के साथ। तो y के साथ कौन लिखा है? 5। तो b1 कितना हो गया? 5। c1 कितना है? तो भाई c1 के नीचे क्या है? -4। साइन के साथ लिखना है, -4। 4 नहीं, -4। साइन के साथ, साइन को मत छोड़ो। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं लगाया साइन? भाई ये प्लस के हैं, लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। प्लस का साइन तो इसके आगे लगा लो या मत लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये माइनस का है तो ये तो लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाएंगे फिर प्लस का समझा जाएगा। तो साइन के साथ लिखना है। c1 का मान क्या हुआ? -4। ऐसे ही मैं दूसरे वाले की तुलना करता हूं, a2 कितना होगा? a2 किसके साथ है? x के साथ। तो x के साथ कौन है? -2। तो a2 की वैल्यू क्या हो गई? -2। ठीक है, b2 क्या होगा? b2 क्या होगा? b2 किसके साथ है? y के साथ। तो y के साथ कौन है? बताओ कौन है y के साथ? वन माइनस है सर। एक तो, एक तो माइनस है, और जिसके -1। गुणा में कुछ ना हो वहां 1 माना जाता है, तो -1। -1। और c2 कितना होगा? 5। वेरी गुड। तो c2 की तुलना की तो यहां पर क्या लिखा है? 5। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं? a1 b1 c1 और a2 b2 c2। हमेशा ध्यान रखना साइन के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है? चिन्ह के साथ। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ओके, डन यहां तक? चलो ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग करिए इनको सॉल्व, क्योंकि अगर ये आएंगे समझ में तभी आगे आपको समझ आएंगी इस चीजें। 2x -5y प्लस 4 बराबर 0, और माइनस का x माइनस का 2y प्लस का 3 बराबर में 0। तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब कुछ निकालना है। निकालो, और एक मैसेज में लिखना है सब कुछ। एक मैसेज में a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू एक ही मैसेज में लिखकर भेजना है। ठीक है, करो। हम्म 2 -1 -5 -2 4 और 3। ओके, ए की वैल्यू 2 और -1, 5 और -2, अच्छा -5 और -2, 4 और 3। ओके, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी 2 और -1 -5 और -2 4 और 3। ओके, a1 2 b1 5 c1, a1 2 b1 -5 c1 4। ठीक है,
ओके, काफी बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, पहले आपने ये चेक किया कि क्या ये व्यापक रूप में है। तो व्यापक रूप में चेक करने का तरीका क्या है, तीनों एक साथ होने चाहिए, यानी एक्स वाई और अचर, ये जो तीनों पद हैं ये एक साथ और बराबर में जीरो। तो एक्स वाई और अचर बराबर में जीरो, एक्स वाई और अचर बराबर में जीरो, तो ये व्यापक रूप में है। अब अगर ये व्यापक रूप में है तो बस हम अब इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ऊपर वाले की तुलना कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो से। नीचे वाले की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो से। ठीक है, इन दोनों की तुलना करेंगे और इन दोनों की तुलना करेंगे, करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं a1 की, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, a1 की। तो a1, a1 कितना होगा, a1 कौन है, जो x के साथ लिखा है। a1 कौन है, a1 दो कौन सर। है जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ कौन लिखा है, दो। तो a1 की वैल्यू हो गई दो। उसके बाद b1, b1 कौन है, जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ यहां पर क्या लिखा है, -5 साइन के साथ, तो b1 हो गया -5। c1, c1 कौन है, जो अचर है, तो यहां पर अचर क्या है, प्लस का 4, तो c1 की वैल्यू हो गई 4। बताइए, ये क्लियर, ये क्लियर। ऐसे ही a2, a2 कौन है, जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, -1, तो a2 हो गया -1। b2, b2 कौन है, जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है, -2, तो b2 हो गया -2। c2 क्या है, c2 वो है जो अकेला है, तो अकेला कौन है, प्लस का 3, तो c2 हो गया। बताओ, थोड़ा क्लियरेंस आ रहा है इसमें, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं सभी बच्चों को कि इनकी जरूरत हमें आने वाले क्वेश्चंस में पड़ेगी निकालने की, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो प्लीज जिनको नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 a2 b1 b2 c1 ये सब निकालना, करिए सॉल्व। हम्म, सबसे पहला स्टेप, ओके 3,4, ठीक है, -1,5, ओके, और 5,0। यहीं आप गलती कर रहे हो, 3 -1 और 5, ओके। अब भाई जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, भाई मैं ठीक टाइम पे क्लास शुरू कर देता हूँ। अब आप क्लास में लेट आ रहे हो तो फिर कैसे समझ में आएगा। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम से आया करो, मैं टाइम से क्लास स्टार्ट करता हूँ तो टाइम से आया करो ना। मैं हमेशा टाइम से स्टार्ट करता हूँ, टाइम पर खत्म करता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये चेक करो क्या व्यापक रूप में लिखे हैं क्या दोनों। तो व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि एक्स वाई और अचर तीनों एक साथ होने चाहिए, तो पहले वाली समीकरण में अचर दूसरी तरफ है। व्यापक रूप मतलब क्या होता है, एक्स वाई और
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है, व्यापक रूप के पहले x वाला आएगा, फिर y वाला आएगा, फिर अचर आएगा, फिर बराबर आएगा, फिर 0 आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पहले x वाला आ रहा है, y वाला आ रहा है, अचर बराबर के दूसरी तरफ आ रहा है। तो मैं पहले इसको इस तरफ ला दूंगा, व्यापक रूप में लाने के लिए, व्यापक रूप में लाने के लिए मैं इसको इस तरफ ले आया, तो 3x माइनस वाई और ये -5 इधर आकर प्लस का होगा इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर हुई सभी को। ये जो पहली वाली इक्वेशन है ये व्यापक रूप में नहीं थी, पहले मुझे इसको व्यापक रूप में लाना है। वो कैसे लाएंगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तीनों एक साथ आने चाहिए, तो इस ये अलग है बेचारा इन दोनों से, तो इसको मैं इनके पास ले आया। जब इनके पास लाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो गया, -5 उधर आकर +5 हो गया और इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, व्यापक रूप कहता है पहले x वाला आएगा, तो पहले x वाला आ रहा है। फिर व्यापक रूप ये कहता है कि फिर y वाला पद आएगा, y आएगा, फिर तो इसमें तो है ही नहीं y। तो अगर वो नहीं है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, जो चीज नहीं होती वो क्या होती है, 0। भाई अगर कोई चीज नहीं है तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ प्लस का 0y। वो है ही नहीं, y इसमें कहीं नहीं है, y वाला पद इसमें कहीं भी नहीं है, और अगर वो है ही नहीं तो मैं 0y लिख सकता हूँ ना, ये 0 ही तो होगा। जो चीज नहीं है उसको मैंने 0y लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है +5, तो +5 लिख दिया इज इक्वल टू 0। बताइए, अब ये दोनों समीकरणें व्यापक रूप में आ गई आपकी, ये दोनों समीकरणें व्यापक रूप में आ गई, एक्स वाई अचर बराबर 0, एक्स वाई अचर बराबर 0। अब बारी आती है इसकी तुलना करने की, तो तुलना करते हैं। सबसे पहले a1, a1 क्या होता है, a1 वो होता है जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो a1 हो गया 3। b1, b1 क्या होता है जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है -1, तो b1 हो गया -1। C1, C1 क्या होता है जो अचर है, तो इसमें अचर क्या है +5, तो C1 हो गया +5। A2, A2 क्या होता है जो x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो A2 हो गया 4। B2, B2 क्या होता है जो y के साथ लिखा हुआ है, और y के साथ क्या लिखा हुआ है 0, तो B2 हो गया 0। C2 क्या होता है, C2 वो है जो अचर है, तो अचर क्या है +5, तो +5 हमारा आंसर। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद पोल में करें। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको B1 और B2 का मान बताना है, B1 और B2 का मान बताना है इन दोनों समीकरणों में से देखकर। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन लिख रहा हूं यहाँ पर, बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। 3,5, 3,-5, -3, -6, 5,1। सी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ, कोई कुछ बोल रहा है क्या, बोलो। अब बोल नहीं रहे यार, बोलो ना, क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा था ना, अभी मुझे आवाज आई थी। कौन बोल रहा था, कोई बताएगा मुझे। दिनेश नाम से बोला था सर। हाँ जी दिनेश नाम से, ओके। बताइए भाई क्या बोल रहे हो, मैं तो आपको क्लास में ही पहली बार देख रहा हूँ। हम्म, बोलो अब। दिनेश जाट नाम से स्टूडेंट है, नहीं बोलना, ठीक है। चलिए, तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करो क्या ये व्यापक रूप में है। व्यापक रूप क्या कहता है
कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो जो हमारा व्यापक रूप है ये कहता है पहले x फिर y फिर अचर फिर बराबर फिर 0। तो ऐसा है क्या यहाँ x y, यहाँ पर ये z आ गया, इस z को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी z लिख दिया मैंने, एक लिख देता है यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई अचर बराबर में 0, एक्स वाई अचर बराबर में 0। तो मुझे क्या चाहिए, b1 और b2 चाहिए। तो देखो b1 कौन है, b1 है जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है -3, तो b1 कितना हो गया -3। b2 कौन है, जो y के साथ लिखा है, y के साथ कौन लिखा है -6, तो b2 हो गया -6। तो हमारा आंसर क्या आ गया -3, -6। ठीक है, -3, -6। क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है सॉल्व? सभी स्टूडेंट्स बताएं, फिर मैं पोल में दे रहा हूं करने के लिए। और सभी का आंसर चाहिए मुझे पोल सेक्शन में, और सही आंसर चाहिए सबका। ठीक है ना, सही आंसर चाहिए मुझे सबका, अगर नहीं आता है तो पूछ लो अभी भी। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व। b1 और b2 की वैल्यू आपको बतानी है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपको भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, तब देखो क्या आंसर आएगा इसका, और ध्यान से करना भाई। करिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ओके सर का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड, वेरी गुड। 12 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 16 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 18 में से 17 बच्चों का आंसर सही है, 20 में से 19 बच्चों का आंसर सही है, 21 में से 20 बच्चों का आंसर सही है, 22 में से 20 का सही है, 23 में से 21 का सही है, 24 में से 21 बच्चों का आंसर सही है, 25 में से 22, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं, 26 में से 23 बच्चों का आंसर सही है, 27 में से 24 बच्चों का आंसर सही है, 28 में से 25, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये व्यापक रूप में है। तो व्यापक रूप क्या कहता है कि पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर बराबर में 0। पहले x वाला टर्म, फिर y वाला पद, फिर अचर बराबर में 0। तो b1 और b2 चाहिए। तो b1 कौन है, जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ कौन लिखा है +3, तो b1 क्या हो गया +3। b2 कौन है, जो दूसरी वाली इक्वेशन में y के साथ लिखा हुआ है, दूसरी इक्वेशन में y के साथ कौन लिखा हुआ है -7, तो b2 हो गया -7। तो 3, -7, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें तो बताइए, अगर कोई डाउट है इसमें तो बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने ग्राफ की हेल्प से
आपको याद होगा ग्राफ की हेल्प से हम करते थे कि हमारा ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी बन रहा है तो हम संगत युग्म बोलते थे, ठीक है। अगर संपाती बन रहा है तो संगत युग्म बोलते थे। अगर ग्राफ हमारा समांतर बन रहा है तो असंगत युग्म बोलते थे। अभी तक हम पोल में कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? पहला ही क्वेश्चन था ये। तो ग्राफ की हेल्प से हम लोग कर रहे थे ये सब काम। लेकिन अगर आपको बिना ग्राफ के करना पड़े, है ना, तो बिना ग्राफ के भी हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई इक्वेशन हमारी, जो समीकरण है हमारी, संगत होगी या असंगत होगी। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने ये पढ़े थे ग्राफ, पढ़े थे, बताओ याद है या भूल गए? तो हम ग्राफ देखकर ये पता लगाते थे कि भाई जो समीकरणों का युग्म है वो संगत है या असंगत है, ठीक है। अगर समीकरण, अगर ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी है तो संगत युग्म होता था। अगर ग्राफ हमारा संपाती है तो भी संगत युग्म होता था। अगर ग्राफ हमारा समांतर है तो असंगत युग्म होता था। ऐसे ही करते थे, ठीक है, ऐसे ही चेक करते थे। लेकिन अब अगर हमें बिना ग्राफ के करना हो तो बिना ग्राफ के करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, एक और क्वेश्चन है क्या इसके बाद? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और करिए। ए बी और सी की वैल्यू बतानी है इसमें। ये रह ही गया क्या? ओके, कोई बात नहीं, पहले इसको कर लो फिर वो चीज हम समझते हैं। तो ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। करिए इसको सॉल्व, सही बच्चे, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। करिए सॉल्व। तो पहले आपको इसको कैसे लिखना है? पहले आप इसको लिखेंगे व्यापक रूप में। व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी एक्स वाई और अचर एक साथ आने चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो लाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इनको इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा √2x, 7y इधर आकर का हो गया, और ये जो 9 है ये इधर आकर प्लस का हो गया, बराबर में 0। अब ये व्यापक रूप है, तो अब आप निकालिए ए बी और सी के मान क्या होंगे। ठीक है, मैंने आपको हिंट के तौर पर इसको बदल कर दे दिया है व्यापक रूप में। तो कुछ बच्चों ने तो जल्दबाजी में कर दिया काम। अब मेरा तो सही है सर। हाँ, 3 बच्चों का सही है सिर्फ। और अब जो लोग बच गए हैं, इस समीकरण को देखो, इस वाले को, और ए बी और सी के मान बताने हैं इसको देखकर। किससे तुलना करनी है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो चिन्ह के साथ लिखना है ए का मान, बी का मान और सी का मान। ओके, 18 में से, 18 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें। 23 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। 24 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 25 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। चले लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था?
सबसे पहले मुझे जो इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई थी, क्या दी हुई है इक्वेशन, समीकरण, √2x बराबर 7y-9। तो मुझे इसको पहले व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? व्यापक रूप में लिखने का मतलब ये है कि x, y और अचर एक साथ और बराबर में 0। तो मैं इनको इस तरफ ले आता हूँ, 7y इधर आकर माइनस का हो गया, √2x माइनस का 7y, 9 इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का 9 बराबर में कितना बचा, 0। अब ये व्यापक रूप में है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो a क्या होगा जो x के साथ है, x के साथ कौन है, √2, तो a हो गया √2। b क्या होगा, b वो होगा जो y के साथ है यानी -7। c क्या होगा, c वो होगा जो अकेला है यानी 9। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। वेरी, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए, तो अब आते हैं अपने उसी वाली चीज पर जो मैं आपको समझा रहा था। मैं आपको ये समझा रहा था कि हम ग्राफ देखकर संगत और असंगत रैखिक युग्म बता रहे थे, लेकिन अगर हमें बिना ग्राफ देकर बताने हो, अगर हमें कोई दो समीकरणें दे दी जाए, एक समीकरण आपको दे दी जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण आपको दे दी जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अगर आप a1 और a2 को भाग कर दो यानी a1/a2, और अगर आप भाग कर दो b1 और b2 को, और अगर वो दोनों बराबर नहीं है, अगर वो दोनों बराबर नहीं है, समझ रहे हो ना, ये चीज क्लियर हुई सभी को, मैंने क्या बोला? अगर आपने a1 a2 को भाग किया यानी a1 और a2 का अनुपात निकाला, b1 और b2 का अनुपात निकाला, और अगर वो बराबर नहीं है, तो इस केस में ग्राफ हमारा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। ग्राफ हमारा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। और युग्म कैसा होता है, संगत युग्म। तो यानी आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बिना ग्राफ बनाए निकाल दिया। क्लियर हुआ? आपने बिना ग्राफ बनाए, आपने बिना ग्राफ बनाए क्या निकाला, a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला। दोनों देखे अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा और संगत युग्म होगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि a1/a2 जो है वो बराबर आ जाए b1/b2 के, लेकिन वो बराबर ना आए c1/c2 के। समझ रहे हो? जब आप, अभी हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने सीखे, अगर a1/a2 b1/b2 यानी इनका अनुपात और c1 और c2 का अनुपात मैं निकालूं, ये तो बराबर आ रहे हो और ये बराबर ना आ रहे हैं, तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता है, उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता है, बताओ? समांतर। ग्राफ कैसा बनता है, समांतर अंतर और और असंगत। असंगत युग्म। ठीक है, और सबसे लास्ट में अगर तीनों बराबर आ जाए तो, भाई आपने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और संपाती। c1/c2 निकाला, और अगर तीनों ही बराबर आ गए तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता है, संपात संपाती और संगत। और संगत युग्म। और आश्रित भी इसको बोल दिया जाता है, आश्रित युग्म। ये बात सभी को क्लियर हुई क्या? इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया होगा, दो समीकरणें दी होंगी, उन दोनों समीकरणों में हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे, उनका अनुपात निकालेंगे। अगर वो बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये होगा, अगर ये दोनों बराबर आ गए लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आया तो ये होगा, और अगर तीनों बराबर आ गए तो ये होगा। इसमें अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। अजीत नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज माइक बंद कर लो। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्या हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी तथा समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? तो बिल्कुल बता सकते हैं। समीकरण को देखकर हमें अनुपात निकालने पड़ेंगे इनके। अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, युग्म है, और उनके अगर मैं अनुपात निकालूं,
तो पहला अनुपात अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या होगा। बताओ क्या होगा यहाँ पर, अभी बताया था। प्रतिच्छेदी अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कैसा ग्राफ होगा? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी और संगत युग्म होगा। ठीक है, दूसरा केस मैंने बताया, अगर तीनों बराबर है तो क्या होगा? संपाती और संगत संगत युग्म होगा। और तीसरा मैंने आपको बताया, तीसरे में अगर ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है तो समांतर और असंगत युग्म होगा। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, 2x + 4y = 4 = 0 और 4x + 3y + 8 = 0। तो आप मुझे ये बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, निकालो, सॉल्व करो, इसका ग्राफ कैसा होगा? समीकरण का जो युग्म है निकालो भाई, नोटबुक में, ऐसे नहीं, निकालो नोटबुक में। कैसे, मुझे पता है आपको आता होगा लेकिन प्रैक्टिस करो फिर भी। तो सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई हैं? बताओ यस और नो, क्या ये दोनों समीकरणें व्यापक रूप में लिखी हैं या नहीं? बताओ। यस सर। यस। तो अगर ये व्यापक रूप में लिखी है तो अब मैं इनकी तुलना कर लेता हूं। तो तुलना करके क्या आया, A1x + B1y + C1 = 0 से इसकी तुलना, और इसकी तुलना हम करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालते हैं। A1 क्या होगा? A1 क्या है? जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ कौन लिखा है? 2, तो A1 हो गया 2। B1 क्या है? जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? +4। C1 क्या है? जो अकेला है, तो अकेला कौन है? 4। ऐसे ही A2 क्या है? A2 क्या है? जो x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ कौन लिखा हुआ है? 4। B2 क्या है? जो B2 क्या है? जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। और C2 क्या है? जो अकेला है, तो अकेला कौन है? 8। ये बताओ, ये सबको क्लियर है? अब मैं निकाल रहा हूं A1/A2। तो A1/A2 कितना आएगा? A1 कितना है? 2/4, और 2/4 मतलब 1/2 आ गया। ठीक है, मैंने निकाला B1/B2। तो B1/B2 कितना आएगा? 4/3। तो अब ये बराबर नहीं आए तो मैं आगे नहीं निकालूंगा। अगर ये बराबर आते, अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो मैं C1/C2 निकालता, लेकिन अभी ये बराबर आ ही नहीं रहे तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, इसको नहीं निकालूंगा। तो यहां से मुझे क्या पता चला? यहां से मुझे ये पता चला कि जो A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। और इस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी। ठीक है, अभी बताया था। और कितने हल होंगे? प्रतिच्छेदी जब ग्राफ बनेगा तो हल कितने होंगे? एक हल होगा। याद है ना सभी को? ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। प्रतिच्छेदी ग्राफ जितने बिंदुओं यस पर सर। काटते हैं उतने हल होते हैं, तो एक हल होगा। ठीक है, अब युग्म कैसा होगा? संगत या असंगत? संगत संगत। संगत ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला। तो देखो यहां पर हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालकर उनका अनुपात निकालकर आंसर दे दिया। ठीक है, तो बिना ग्राफ के हम ऐसे चेक करते हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट है
तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करें सभी बच्चे। बताइए। अच्छा ये तो वही वाला है, एक मिनट, ये तो वही वाला है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं, केवल एक हल होगा, युग्म संगत होगा और ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। क्या बताना है आपको कि ग्राफ कैसा होगा, कितने हल होंगे, और ये जो समीकरणों का युग्म है ये संगत होगा या असंगत होगा। संपाती। ओके, काजल का आंसर आया है संपाती। कार्तिक, अ, आप ये बताइए ग्राफ कैसा होगा। ओके, संपाती संपाती, ओके, संगत, ओके, कितने हल होंगे। अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, वेरी गुड। संपाती, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपने ये चेक किया होगा, क्या चेक किया आपने सबसे पहले, मुझे ये बताओ। व्यापक रूप देखा होगा, है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, याद रखना भाई, इसको मत भूल जाना। सबसे पहले व्यापक रूप। तो ये व्यापक रूप में लिखी हुई है। व्यापक रूप क्या कहता है कि भाई a1x प्लस, या पहले मैं लिख लेता हूं इसको, समीकरण में लिख रहा हूं यहाँ पर, 2x प्लस 8y प्लस 4 बराबर 0, और 4x प्लस 16y प्लस 8 बराबर 0। तो व्यापक रूप ये कहता है कि आपकी समीकरणों में पहले x आना चाहिए, फिर y आना चाहिए, फिर अचर, फिर बराबर, फिर 0। तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये व्यापक रूप में लिखी हुई है। अब मैं इनकी तुलना करता हूं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो निकालते हैं इनकी वैल्यू। a1 कितना आएगा, a1 कौन है जो x के साथ है, तो x के साथ कौन है 2, तो a1 आएगा 2। b1 कितना आएगा, b1 कौन है जो y के साथ है, तो y के साथ कौन है 8, तो b1 आ गया 8। c1 कौन है जो अकेला है, अकेला कौन है 4, तो c1 आ गया 4। सेम a2, a2 कौन है जो x के साथ है, तो x के साथ कौन है 4, तो a2 आ गया 4। b2 कौन है जो y के साथ है, तो y के साथ कौन है 16, तो b2 आ गया 16। c2 कौन है जो अकेला है, तो अकेला कौन है 8, तो c2 आ गया 8। ठीक है, अब इनके अनुपात निकाल लेंगे हम। तो इनके अनुपात क्या है, a1 अपॉन a2 कितना आया 2/4, यानी 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आया 8/16, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। अब ये दोनों बराबर आ गए, तो हम तीसरा c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं। c1 अपॉन c2 कितना आया 4/8, तो ये भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी कितना आया 1/2। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि भाई ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और जब तीनों बराबर आते हैं तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता है, संपाती। ठीक है, हल कितने होते हैं, अनेक, और युग्म कैसा होता है, संगति। ये सब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। क्लियर हुआ सभी को ये, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो ग्राफ संपाती होता है,
और अगर ग्राफ समपाती है तो बहुत सारे बिंदुओं पर काटेगा, तो बहुत सारे हल होंगे, और अगर वो काट रहा है तो संगत युग्म होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। इसको सॉल्व करें। इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर। कितने हल होंगे? समांतर। समांतर, ओके। कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी, ओके। असंगत, कोई हल नहीं। समांतर, ओके। वेरी गुड। तो सबसे पहले व्यापक रूप में तो ये लिखे हुए हैं, तो A1 क्या होगा? जो x के साथ लिखा होता है, तो A1 हो गया 2। B1 क्या होगा? जो y के साथ लिखा है, तो B1 हो गया 8। C1 क्या होगा? जो अकेला है यानी 4। ऐसे ही A2 क्या हो गया? जो x के साथ लिखा है यानी 4। B2 क्या हो गया? जो y के साथ लिखा है यानी 16। C2 क्या हो गया? जो अकेला लिखा है यानी 7। तो अब मैं इनके अनुपात निकालूंगा। A1 बटे A2 कितना आएगा? 2/4 यानी 1/2 आया। B1 अपॉन B2 कितना आएगा? 8/16। 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये भी 1/2 आया। C1 अपॉन C2 कितना आएगा? तो C1 कितना है? 4/C2 7, तो 4/7। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है हमारी, कि जो A1 अपॉन A2 है वो बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। ठीक है, ये जो A1 अपॉन A2 है ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, तो ये तो बराबर है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता है? समांतर। कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं। और युग्म कैसा होता है? असंगत युग्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी, आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, उन इक्वेशन के आप अनुपातों को निकालो। अनुपात निकाल के 3 कंडीशन आपके पास है, और आप बता सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा। बताओ, समझ आ गई ये चीज सभी को? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना। ठीक है, चलो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, क्योंकि पोल में अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो इसमें से ही होंगे। जो पोल के क्वेश्चन होंगे वो इसमें से ही होंगे। ठीक है भाई, अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, बता दिया मैंने, एक हल। तीनों बराबर है तो संपाती रेखाएं, अनेक हल। और अगर दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं, कोई हल। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? तो मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन पूछूंगा पोल में। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन, आपको कंडीशन यहां पर दी हुई है कि तीनों बराबर है, तो आपको यह बताना है कि हल कितने होंगे अगर तीनों बराबर हैं। तो मैं पोल भेज रहा हूं, तब तक आप इसको देखो। आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। 5 सेकंड में पोल आपको भेज रहा हूँ। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अपरिमित का मतलब अनेक ही होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अद्वितीय का मतलब एक होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। अद्वितीय का मतलब एक होता है, अपरिमित का मतलब अनेक होता है। ठीक है, और कोई हल नहीं है, तो आपको पता ही है। करिए पोल में आंसर। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, तो इसीलिए कहा था मैंने। अब ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
2017 में, और इस साल भी पूछा गया था। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूछ ली जाती है एग्जाम में तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। दस बच्चों का आंसर आ चुका है, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, जो लोग बच गए हैं वो भी जल्दी से आंसर कर दीजिए। सत्रह बच्चों का आंसर आ चुका है, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6-7 लोग और बचे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो देखो, मैंने बताया था जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है, संपाती। जब तीनों बराबर होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, संपाती। और संपाती ग्राफ में जो लाइन है वो बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है। तो अगर बहुत सारे बिंदुओं पर वो एक दूसरे को काटेगी तो बहुत सारे हल होंगे, यानी अपरिमित हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे, यानी इनफाइनाइट हल होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को ये? तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट, इसका बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, 4 ऑप्शन हैं इसके, ए बी सी और डी। करिए इसको सॉल्व। पोल मैंने आपको अ, भेज दिया है। पोल सेक्शन में आप लोग आंसर कर सकते हैं। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अद्वितीय का मतलब है एक हल। एक हल, ठीक है। अपरिमित का मतलब है अनेक हल। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई हल नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से एक आंसर है। करिए, बताइए। ओके, 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 14 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। सत्रह में से 13 बच्चों का आंसर सही है। भाई ये तो बहुत आसान है, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, उसमें भी है ये। तो 4-5 बच्चों ने गलत किया है इसको। 19 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 20 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। बाईस बच्चों का आंसर आ चुका है, लास्ट 15 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कैसा ग्राफ बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक बिंदु पर काट रही है तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। तो सही आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। एक और है, उसको करें, बता दो कोई डाउट हो इसमें। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ध्यान भी नहीं रखनी, अगर आपने ठीक से अभी तक सुनी है बातें तो अपने आप पता चल गया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है इसमें। चलो एक काम करते हैं, इसको अगली क्लास में करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ओके, तो अगली क्लास में करेंगे उस क्वेश्चन को। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।